हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 में हमारा टॉपिक है आज सोशियोलॉजी, एजुकेशन सोशियोलॉजी का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, इसका नेचर। इसके पहले ये पेपर फर्स्ट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसकी 2 यूनिट्स मैं आपको इसके पहले दे चुकी हूँ। उसके सारे टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने उसी में आपको बता दिए थे। इसके पहले आपको जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट में जितने भी क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट यूनिट को मैंने 6 लेक्चर में डिवाइड किया था और सेकंड यूनिट को 13 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। तो आपको जितने भी टॉपिक हैं इसके पहले के, वो सारे हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएंगे और आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा या बहुत उसे देख लीजिएगा, तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हम 3rd यूनिट में अपना फर्स्ट टॉपिक एजुकेशनल सोशियोलॉजी स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल सोशियोलॉजी को जानने के लिए सबसे पहले हम सोशियोलॉजी को समझते हैं। सोशियोलॉजी क्या है, इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ को समझने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करना चाहिए कि सबसे शुरुआत कहाँ से हुई। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान। इसकी रचना का श्रेय फ्रांस के महान दार्शनिक अगस्त कॉम्टे को जाता है। उनको समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगस्त कॉम्टे ने ही इसकी रचना की, समाजशास्त्र की, एक्चुअली शास्त्र, लेकिन समाज का उद्गम या उसका प्रारंभ सृष्टि की रचना के साथ साथ ही स्टार्ट हो गया था। जब व्यक्तियों के समूह में आदमी रहता था, एक दूसरे पर निर्भर होने लगा, धीरे धीरे इनोवेशंस करने लगा और डेवलपमेंट्स बढ़ते गए, तो उसके साथ साथ हमारे समाज का प्रारूप और ढांचा जो है वो परिवर्तित या परिमार्जित होता गया, तो वो चेंजेस आने लगे। लेकिन अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र से उनका अभिप्राय या उसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट हमें समझाया और व्यक्ति और समाज के मध्य क्या संबंध है, इसके अध्ययन के क्षेत्र को अपनाया और उसका वैज्ञानिक विधि से इसका प्रयोग किया। उन्होंने सन 1837 में अपने नवीन शास्त्र की रचना की, जिसे समाजशास्त्र का नाम दिया जाता है। तब से समाजशास्त्र की शुरुआत हुई। कॉम्टे के बाद 1976 में हर्बर्ट स्पेंसर ने की पुस्तक समाजशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने समाजशास्त्र के रूप में मान्यता दी गई। अगर हम समाजशास्त्र शब्द को का हिंदी रूपांतरण या सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण क्या है, समाजशास्त्र को सामाजिक अंतर संबंधों का विज्ञान बना गया, क्योंकि समाज जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं होता, उसके साथ साथ एक दूसरे से संपर्क स्थापित करना या संबंधों को बनाना बहुत आवश्यक होता है। कुछ परिभाषाएं इसमें दी गई हैं, जिसमें कि मैकाय और पेज प्रमुख हैं। उनके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में अध्ययन करता है या मानवीय संबंधों का एक जाल या सजाल है, जिसे समाज कहा जा सकता है। ये इनकी बड़ी फेमस डेफिनेशन है कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। गिलिन और गिलिन के अनुसार व्यापक अर्थों में समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव समूहों के सहयोग से उत्पन्न होने वाली अंतक्रियाओं का अध्ययन करता है। अंतक्रिया इन द सेंस कि एक दूसरे से संपर्क स्थापित करके उनमें वस्तु विनिमय का हस्तांतरण या चीज़ों का हस्तांतरण और एक दूसरे से सहयोग प्रदान करना और संघर्ष भी इसमें शामिल होता है। इसी में एक डेफिनेशन है रोसेक के अनुसार, एक विज्ञान के रूप में इसका लक्ष्य मनुष्य के सामाजिक जीवन और उसके सांस्कृतिक तत्व, प्राकृतिक परिवेश, सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक तथा व्यक्तित्व पर भिन्न भिन्न संस्कृतियों के प्रतिमानों के प्रभाव एवं परिवर्तनों के संबंध के बारे में प्रयोग सिद्ध शोध के आधार पर ज्ञान की खोज करना समाजशास्त्र। इसके बाद हम समझ लें, ये तो था सिंपल मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी का क्या महत्व है। क्योंकि अगर हम ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी, तो सबसे पहले हमें सोशियोलॉजी जानना पड़ेगा, फिर एजुकेशनल सोशियोलॉजी से इसकी संबंध को जानना पड़ेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र का क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। जैसे जैसे सामाजिक संबंधों का एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती गई, लोगों में शिक्षा के प्रति भी रुचि उत्पन्न होने लगी। समाज की एक नई शाखा के रूप में कुछ ही वर्षों में विकसित हो गई, जिसे शैक्षिक समाजशास्त्र की संख्या दी, क्योंकि अपनी चीज़ों का परिष्कृत एवं परिवर्जन करना या स्किल्स को डेवलप करना, नई नई खोजों का करना, ये शिक्षा के क्षेत्र में आया और
दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि विज्ञान या विज्ञान समाजशास्त्र का एक ऐसा अंग है जो शिक्षा तथा समाज का समन्वित रूप भी है। शैक्षिक समाजशास्त्र इस बात पर भी बल देता है कि समाजशास्त्र के उद्देश्यों को शैक्षिक क्रिया के रूप में भी प्राप्त किया जाए। अतः विज्ञान समाज की संपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, फैमिली, परिवार, प्रथम पाठशाला बच्चों की या परिवार के द्वारा ही समाज में शिक्षा प्रारंभ होना शुरू हो जाती है। फिर आता है हमारा स्कूल, जहाँ पे हम विद्यालय में अध्यापन करने का शुरुआत करते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन से। फिर समुदाय, धर्म, राज्य तथा समाचार पत्र या रेडियो आदि के अध्ययन करके धीरे धीरे अध्ययन करने से व्यक्ति क्या होता है, एक श्रेष्ठ और सामाजिक प्राणी बनने लगता है या वो सुशिक्षित और परिमार्जित होने लगता है और अपने उद्देश्यों, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों तथा अन्य सभी अंगों का निर्धारण करने लगता है, डेवलपमेंट्स बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार शैक्षिक समाजशास्त्र सामाजिक विकास और अंतःक्रियाओं का समाधान या अध्ययन करता है या जो भी है, उनके जाने बिना शिक्षा के स्वरूप या शिक्षा की समस्याओं का समाधान बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता या कदापि नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब तक हम शिक्षा की समस्याओं को का रूप निर्धारण करेंगे, उसको डेवलप करके उसको क्रियान्वित नहीं करेंगे, समस्याएं हमारे पास नहीं आएंगी। समस्याओं को जानने के लिए भी हमें प्रारूप तैयार करना पड़ेगा, फिर उनका समाधान करना पड़ेगा। सिंपल तरीके से हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रक्रियाओं, जनसमूह, संस्थाओं तथा समितियों का अध्ययन करता है। इसमें कुछ डेफिनेशंस डाल देते हैं हम, जैसे जॉर्ज पेनी की, उन्हें क्या कहा जाता है, समाजशास्त्र का पिता के रूप में, फादर के रूप में माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी में कहा कि शिक्षा का सामूहिक जीवन तथा सामूहिक जीवन पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा। यही नहीं, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए उस पर पड़ने वाली सामाजिक शक्तियों के प्रभाव का अध्ययन करना भी परम आवश्यक है। जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक स्कूल एंड सोसाइटी और जनतंत्र पर शिक्षा में लिखा कि शैक्षिक समाजशास्त्र के महत्व को स्वीकार करते हुए सामाजिक प्रक्रिया का ही एक अंग माना, यह बताया। हिब्सन के अनुसार शिक्षा का समाजशास्त्र यानी कि शिक्षा तथा समाज के मध्य संबंधों का वर्णन है। W.B. ब्यूकवेयर के अनुसार शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा प्रणाली में निहित सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक प्रतिमानों के विश्लेषण का अध्ययन है। ओटावे के अनुसार संक्षिप्त रूप में शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इस तरह से कई डेफिनेशन है कॉटर के अनुसार समाजशास्त्र समाज के उन पक्षों का अध्ययन करता है जो शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। अब इसमें एक दो डेफिनेशन डालिएगा, इतनी सारी डालने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम इसके नेचर की, एजुकेशन सोशियोलॉजी के नेचर की जानने की जरूरत महसूस करते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। शैक्षिक समाजशास्त्र, ई जॉर्ज पेन को शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता माना गया। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन में इनकी अध्यक्षता में शैक्षिक समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और जर्नल ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी का प्रकाशन भी प्रारंभ होना शुरू हो गया, जिसके जर्नल्स जो है प्रकाशित होने लगे या पब्लिश होने लगे। जॉर्ज पेनी के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र का तात्पर्य उस विज्ञान से है जो संस्थाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का वर्णन करता है और उनकी व्यवस्था भी करता है। सामाजिक प्रक्रिया से तात्पर्य उन सभी सामाजिक संबंधों से है जिनमें अथवा जिनके द्वारा कोई एक व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है और अपने इन अनुभवों को क्या व्यवस्थित करता है। शैक्षिक प्रक्रिया के अंतर्गत या विषय वस्तु, क्रियाएं, विधियां और विद्यालय का प्रबंध तथा मापन आदि का समावेश होता है। शैक्षिक समाजशास्त्र सामाजिक प्रगति का एक साधन है, सोशल प्रोग्रेस का साधन है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी। इस दृष्टिकोण से गुड, एल्विन वार्ड तथा क्रिएन आदि के द्वारा किया गया है। इसके आधार पर इन्होंने सामाजिक घटनाओं, मूल्यों, प्रक्रियाओं एवं प्रतिमानों का
अध्ययन कर सके, उनसे जुड़ी समस्याओं का निवारण किया तथा सामाजिक प्रकृति में सहयोग प्रदान किया। अगर हम व्यवहारिक समाजशास्त्र की बात करें तो इसके अंतर्गत शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा प्रणाली से सामाजिक व्यवहारिक प्रक्रियाओं के अध्ययन व्यवहारिक रूप में करता है। व्यवहारिक समाजशास्त्र का मत का प्रतिपादन जिलेनी, कॉल्ब, स्मिथ, जॉर्बाग इत्यादि के द्वारा। शैक्षिक समाजशास्त्र उद्देश्यों के निर्धारण का आधार है, ये बेस है। शैक्षिक समाजशास्त्र विद्यालय के प्रमुख एवं विभिन्न उद्देश्यों का निर्धारण का आधार माना गया, क्योंकि इन उद्देश्यों का निर्धारण सामाजिक हित की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत ही होता है। इसके अंतर्गत समाज में सामाजिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात शिक्षा प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया का एनालिसिस भी किया जाता है। शैक्षिक समाजशास्त्र शैक्षिक कार्यकर्ताओं के लिए एक ट्रेनिंग या वर्कशॉप है या ट्रेनिंग की व्यवस्था करती है या प्रशिक्षित करती है। विद्यालय और विद्यालय एवं समुदाय के बीच अन्योन्यायता का एनालिसिस भी करती है, विश्लेषण भी करती है। शैक्षिक समाजशास्त्र विद्यालय तथा विद्यालय के समुदाय के बीच होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया का विश्लेषण करती है। उपयुक्त सभी विचारों के लिए समाजशास्त्रीय शिक्षा के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के प्रयोग के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें शैक्षिक कार्यक्रमों में क्या लाया जा सकता है, सुधार लाया जा सकता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वो शाखा है जो विद्यालय तथा समुदाय में शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक शक्तियों को समझने तथा नियंत्रित करने का प्रयास करती है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या विशेषताओं की, तो समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, क्योंकि विज्ञान ने सृजन तथा निर्माण को जितना बढ़ावा दिया वह सभी तकनीकों के माध्यम से ही हुआ, और ये सब टेक्नोलॉजी शैक्षिक तरीके से ही डेवलप हुई। यह व्यक्तियों के उनके सांस्कृतिक वातावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रिया, यह समाजशास्त्र का समन्वित रूप है। यह समाज में एक शिक्षा प्रक्रिया, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से वर्तमान प्रक्रिया में उन्नति करने के क्रमवत प्रयास ही शैक्षिक समाजशास्त्र है। समाज में उन्नति एवं विकास के लिए सामाजिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना। यह समाज की समस्त संस्थाओं कौन कौन सी, राज्य, धर्म, समाज, आदर्श नियमों आदि के पक्षों का विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। यह समाजशास्त्र के मूल तत्वों सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक गतिशीलता आदि का भी अध्ययन करता है। अगर हम इसको या शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्रों की बात की जाए तो समाजशास्त्र का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? शिक्षा तथा सामाजिक संबंध, क्या कि शिक्षा के बीच और समाज के बीच क्या संबंध है, उसके रिलेशनशिप की व्यापक जानकारी देता है। उसके द्वारा सोशलाइजेशन होता है, एजुकेशन सिस्टम में समाजीकरण होता है, और एक दूसरे से अंतःक्रिया या इंटीग्रेशन बढ़ता है या संपर्क बढ़ता है, जिसके माध्यम से सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसके द्वारा प्रोग्रेस होती है समाज की। शैक्षिक समाजशास्त्र के द्वारा शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंजेस भी होती हैं, ये भी इसके क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। और शिक्षा सामाजिक साधन एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, जिसको हम काफ़ी व्यापक रूप में भी समझ सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ छोटे स्तर पर समझने या नैरो मीनिंग इसका समझ रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। शिक्षा जनसंचार का माध्यम भी है, और शिक्षा जनतंत्रीय भावना को भी प्रोत्साहित करना इसका कारण है या प्रोग्रेस करना है। अब हम शैक्षिक समाजशास्त्र के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, इसका बहुत महत्व है, क्योंकि अगर हम शिक्षित होंगे तभी हमारा समाज शिक्षित होगा और हम वेल बिहेव रहेंगे और अपने व्यवहारों को परिमार्जित या परिष्कृत कर सकते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र संस्कृति के संरक्षण तथा विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। इससे व्यक्ति ऐसी संस्कृति की स्थापना करने के योग बन जाता है जो आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने में सहयोग प्रदान करे। शैक्षिक समाजशास्त्र ऐसे नियमों को निर्धारित करता है जो समय समय पर समाज की सहायता करते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र की सहायता से व्यक्ति इस प्रकार की सामाजिक संस्थाओं को
निर्मित करता है जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। वह जिस व्यवसाय में लग जाता है उसी के अनुकूलन करने लगता है। इससे समाज क्या होता है? विकसित होता है। शैक्षिक समाजशास्त्र के अध्ययन में समाज की सभी आवश्यकताएं, जितनी प्रॉपर नीड्स हैं और उनकी समस्याओं के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। जो भी समस्याएं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करने में यह हेल्प करता है, सहायता करता है। शैक्षिक समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं के कारण और परिणाम दोनों का एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है तथा उन्हें प्राप्त करके शिक्षा के करिकुलम में शामिल करता है या कंस्ट्रक्ट करता है, करिकुलम को कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। यद्यपि शिक्षण विधियों के निर्माण का मुख्य आधार शिक्षा मनोविज्ञान है, तदपि मनुष्य और समाज के पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए इसकी विधियों के निर्माण में भी शैक्षिक समाजशास्त्र काफ़ी हेल्पफुल या सहायक सिद्ध होता है। शैक्षिक समाजशास्त्र सभी जगह सहायक या हेल्पफुल होते हैं। ये रिसर्च के मेथड्स को भी ठोस आधार प्रदान करता है। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक शोधकर्ताओं का अपना अलग ही महत्व है। शैक्षिक समाजशास्त्र सामाजिक वर्ग या समूह के बीच संघर्षों के कारण का गहन समीक्षा या उनके रीजंस का पता लगाने की कोशिश करता है, उनके माध्यम से पक्षपात रहित तरीकों से कि किसी के बीच में कोई पार्शियलिटी ना हो जाए, उसको दूर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से शिक्षक व्यक्ति पर भी सामाजिक दृष्टि से विस्तार किया जा सकता है और प्रक्रिया को शिक्षा के महत्व में योगदान जानने के लिए इस शास्त्र का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है या बहुत ही ज़रूरी है, जिसके माध्यम से हम जो भी प्रोसेस हैं एजुकेशन की उनको पूरा करने के लिए और उनके सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में मदद मिलती है। शैक्षिक समाजशास्त्र की सहायता से शिक्षा की अन्य समस्याओं का भी हल खोजने में सहायता मिलती है। शैक्षिक समाजशास्त्र से बालक को समाज को पूर्ण स्वतंत्र रहने सभी रास्तों में सहज रूप से उपलब्ध कराता है और नए रास्तों की तलाश करने के लिए सार्थक भूमिका निभाता है, ताकि उसका जीवन पूर्णतः सुखी और समृद्ध और आनंदमय हो जाए। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है? इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन ऑन एजुकेशन। शैक्षिक समाजशास्त्र का जनतंत्रीय या लोकतांत्रिक कल्याणकारी शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। बालकों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयत्न करना शुरू कर दिया। सरकार ने शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकारने के लिए अनेक महत्वपूर्ण और उपयोगी कदम उठाए गए, जिसका लाभ शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा। विकलांग और मंदबुद्धि के बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व भी सरकार ने ग्रहण किया। प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी प्रयत्न करने शुरू हो गए या प्रारंभ हो गए, क्योंकि प्रौढ़ों की शिक्षा जो कि समय पर नहीं पूर्ण हो पाती थी, उनकी शिक्षा के कार्यक्रम का उन्नयन भी शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत हुआ। शिशु चर्चा बालक के मनोविज्ञान पर बल दिया गया, उनकी रुचियों रुझानों को ध्यान में रखा गया, उनकी मेंटल एज को ध्यान में रखते हुए उनके अंदर प्रोग्राम्स को डेवलप किया गया कि जो जिसकी रुचि या रुझान हैं उनमें मनोवैज्ञानिक तरीके से बल दिया गया। शिक्षा के अभाव में मॉनिटर या जो भी कक्षा में बालक है वो शिष्य अध्यापक जिसको कह सकते हैं प्रणाली को भी प्रारंभ किया गया, जो कि मॉनिटरिंग करेगा या देखेगा कि बच्चे जो हैं क्लास में किस तरह का बिहेव करते हैं और अपने शिक्षक को सूचित करेगा, जिसको कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। शिशु सेवा आंदोलन भी प्रारंभ हो गया, जिससे बालकों को कारखाने में काम करने के लिए रोका जाने लगा। 7 से 14 तरह के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान के अंतर्गत ये बताया गया कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कारखानों में काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यों द्वारा व्यावसायिक, तकनीकी और शिक्षा की व्यवस्था की गई। शिक्षा के समस्त अंगों, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के पाठ्यक्रम, विधियाँ और अनुशासन पर भी भारी चेंजेस या परिवर्तन है। तो ये तो था इम्पैक्ट एजुकेशन पे क्या पड़ा, एजुकेशनल सोशियोलॉजी का या शिक्षा का शैक्षिक समाजशास्त्र का क्या प्रभाव पड़ा शिक्षा के क्षेत्र में। अब हम शिक्षा, शैक्षिक समाजशास्त्र और समाजशास्त्र में अंतर जानने की कोशिश करेंगे। क्या डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस बिटवीन एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा और शैक्षिक दोनों समान हैं, एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें शब्दों में हेरफेर या अंतर होते हुए इसके महत्व में भी अंतर है, मीनिंग भी इनकी अलग अलग है। चूँकि शिक्षा और समाजशास्त्र के संबंधों को मतलब एक ही जगह उपयुक्त हो जाते हैं ये शब्द, अतः इनमें घने संबंध होने के साथ साथ कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे शिक्षा का समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है, जबकि शैक्षिक समाजशास्त्र
शिक्षा शास्त्र का एक अंग है, क्योंकि ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये एजुकेशन का एक सब्जेक्ट है, चूँकि आपका जो बीएड प्रोग्राम्स में ये एजुकेशन के उसमें ही लागू होता है। शिक्षा का समाजशास्त्र प्रयोगात्मक एवं विश्लेषण होता है, जबकि शैक्षिक समाजशास्त्र क्या होता है, संश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है। शिक्षा समाजशास्त्र प्रयोगात्मक अध्ययन पर ज़्यादा बल देता है, जबकि शैक्षिक समाजशास्त्र निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन या साक्षात्कार, इंटरव्यू आदि विधियों को भी अनुसंधान में या रिसर्च मेथड में इसको अप्लाई करता है। शिक्षा के समाजशास्त्र में शोध और शिक्षण व्यवस्थित व वैज्ञानिक है, जबकि शैक्षिक समाजशास्त्र अधिकांश शोध के सतही अव्यवस्थित बेस तैयार करता है। शिक्षा समाजशास्त्री अपना विश्लेषण समाज से आरंभ कर पाठशाला की ओर ले जाती हैं, जबकि शैक्षिक समाजशास्त्र अपना विश्लेषण पाठशाला से आरंभ कर समाज की ओर ले जाते हैं, यानी कि ये सीखते तो पाठशाला में ही मगर समाज में इसको अप्लाई करते हैं। शिक्षा समाजशास्त्र वस्तुनिष्ठता, परोक्षता और विश्लेषण पर आधारित है, जबकि शैक्षिक समाजशास्त्र वस्तुनिष्ठता, परोक्षता और विश्लेषण पर आधारित होता है। शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष, जबकि शैक्षिक समाजशास्त्र समाज के व्यवहारिक पक्ष पर विशेष बल देता है। शिक्षा समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रयोगात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है, जबकि शिक्षा समाजशास्त्र में निरीक्षण, साक्षात्कार विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। शिक्षा समाजशास्त्री शिक्षा प्रशासकों के व्यवहारिक समस्याओं का समाधान न बताकर समाजशास्त्री हल प्रस्तुत करते हैं, जबकि शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा प्रशासकों की शैक्षिक समस्याओं का हल प्रदान करता है। शिक्षा समाजशास्त्री शिक्षा के सैद्धांतिक रूप में देखते हैं, जबकि शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा को व्यवहारिक रूप में देखते हैं। तो ये तो थे डिफरेंसेस, शैक्षिक समाजशास्त्र और समाजशास्त्र में डिफरेंसेस थे, या एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी में डिफरेंसेस। लेकिन इसके बाद भी विभिन्न अंतरों के होने के बाद भी बालक समाज में ही शिक्षा ग्रहण करता है और उसका प्रारंभ करता है, और उससे गहरा संबंध है, क्योंकि अप्लाई भी समाज में करता है, क्योंकि हमेशा बालक जो है वो सिर्फ विद्यालयों तक ही सीमित नहीं रह जाएगा, उसको समाज में अप्लाई भी करेगा। इसके लिए इन दोनों का संबंध बहुत घनिष्ठ है, विभिन्नता होते हुए भी। तो आज हमने जाना कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी का क्या महत्व है, इसकी विशेषताएँ, और उसके बाद इसका समाज से संबंध, उसके बाद इसका प्रभाव समाज पे क्या पड़ा, और इसमें डिफरेंसेस जाने। ये सारे क्वेश्चंस जो है हमारे शॉर्ट और लॉन्ग इसी टॉपिक में कवर हो गए कि व्हाट इज़ द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी, एजुकेशन सिस्टम पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव जानिए, इसके डिफरेंसेस जानिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो आप ये वाला लेक्चर जब हमारा ध्यान से 3rd यूनिट का फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रंस, टेक केयर।